नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर यानी अंधे कत्ल या अज्ञात हत्या की सीरीज की अगली कड़ी है। आज की घटना भी हालिया है, बहुत पुरानी नहीं है। शहर है दिल्ली, देश की राजधानी। तारीख थी 21 फरवरी 2022। सुबह 5:53 पर हेलीपैड लाल बत्ती के पास की एक घटना के बारे में बेगमपुर पुलिस को सूचना मिली। बेगमपुर पुलिस को यह बताया गया कि रिठाला के रहने वाले दूध विक्रेता प्रदीप को किसी ने सवेरे सवेरे गोली मार दी। आनन फानन में पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा कि प्रदीप की मौके पर मृत्यु हो गई है। घर वाले भी पहुंचे, उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी पहुंचे। बच्चों का विलाप, पत्नी की हालत देखकर लोगों की समझ में नहीं आया कि ऐसे अच्छे भरे पूरे परिवार पर किसकी नजर लग गई। माता पिता की अकेली संतान प्रदीप बड़ी डेयरी चलाता था, दूध की डेयरी। खुद सवेरे उठकर और दूध की सप्लाई या दूध की आवक जहां जहां से उसकी डेयरी पर होती थी उसके बारे में या उसकी मॉनिटरिंग करता था। बाकी डेयरी पर उसके बड़ी संख्या में रहने वाले नौकर चाकर उसकी प्रोसेसिंग करते थे। खरीद और बिक्री का भी काम वही लोग डेयरी पर करते थे। बहरहाल पुलिस ने घर वालों से मौके पर बातचीत की। पिता ने बताया, पिता और उसके एक चचेरे भाई ने, कि साहब हमारी किसी से रंजिश नहीं है, किसी से कोई प्रोफेशनल राइवलरी नहीं है, पैसों के लेन देन का किसी से कोई झगड़ा नहीं है, जमीन के बारे में किसी तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जमीन का कोई विवाद कहीं पेंडिंग हो। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और फिर उसके बाद उसने टीम बनाई। घरवालों की तरफ से अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया बेगमपुर थाने में। बेगमपुर एसएचओ और रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ एसीपी ब्रह्मजीत, इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, एसआई सुशील, एएसआई नीरज, इन लोगों की एक टीम सवेरे सवेरे 8 बजे ही मौका मुआयना के बाद अधिकारियों ने बना दी। सबको काम बांट दिए गए कि घर से वहां तक, हेलीपैड की लाल बत्ती के पास जहां इसकी हत्या हुई थी, वहां तक अगर सीसीटीवी कहीं हो तो फुटेज निकाली जाए, देखा जाए कि इस व्यक्ति के आगे पीछे कौन चल रहा था। मोटरसाइकिल से था मृतक और कौन आसपास दिखाई दिया, या किसी तरह का कोई सुराग या सूत्र अगर हत्या के बारे में हो सके तो इकट्ठा किया जाए। एक टीम सीसीटीवी फुटेज की तलाश में जुटी रही, पूरा दिन जुटी रही। दूसरी टीम से घर में बातचीत करने की का जिम्मा सौंपा गया। घर में रोना पीटना मचा हुआ था। सबसे पहले उसके पिता, रिश्तेदारों और पत्नी से बात की गई। पत्नी थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो जाया करती थी। उससे बहुत ज़्यादा
बातचीत नहीं हो पा रही थी। बाकी लोगों ने एक ही जवाब दिया कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से ऐसी रंजिश नहीं है कि मेरे बेटे या मेरे भाई की कोई जान ले ले। पुलिस कहीं पहुंच नहीं पा रही थी। उसके 3 बच्चे भी विलाप कर रहे थे। इसी बीच में जो सब इंस्पेक्टर थे सुशील, वो बच्चों को पुचकारने लगे। बड़े वाले बच्चे को वो घर से बाहर तक ले आए। भीड़ लगी थी, जमा थी, और उसे थोड़ा बाहर तक ले जाकर सिपाही से एक चॉकलेट मंगवाई। रोते हुए बच्चे को चॉकलेट खिलाई, उसे गोद में बिठाया और ये पूछा कि बेटा, क्या तुम्हारी माँ से या पिता से कभी झगड़ा हुआ था? तो उसने अपनी समझ से ये बताया कि अभी हाल तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन मम्मी पापा में अक्सर बहुत कहा सुनी होती थी। तो किस बात के लिए होती थी? पैसों के लिए या किसी और बात के लिए? तो बच्चे ने कहा कि एक अंकल के लिए ये झगड़ा होता था। कौन से अंकल? तो उसने बताया कि गौरव अंकल मेरे घर आते जाते थे और पापा जब भी उनको हम लोग बताते थे कि आज गौरव अंकल आए थे, पापा मम्मी से झगड़ा करते थे। एसआई सुशील को ये बड़ी लीड मिली थी कि आखिर ये गौरव कौन है। अगल बगल से जानने पहचानने वालों से और रिश्तेदारों से पूछा गया। उन्होंने कहा साहब ये बहुत पुराने पारिवारिक मित्र हैं, पिछले 8-10 सालों से गौरव तेवतिया नाम का ये व्यक्ति घर पर आया जाया करता था। बच्चों ने किस हिसाब से क्या कहा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस परिवार से उसका बहुत मेल मिलाप है। पुलिस ने गौरव तेवतिया के मोबाइल फोन की जानकारी की। मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने पर यह पता लगा कि उसकी रात दिन में 10 बार मृतक की पत्नी से बात होती थी। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी। घटना वाले दिन से 3 दिन पहले किसी तरह की कोई बातचीत दोनों के बीच नहीं थी। कॉल डिटेल से देख के ये लगता था कि गौरव तेवतिया ने अपना मोबाइल फोन 3 दिन पहले से स्विच ऑफ कर दिया था। पुलिस ने फौरन घटनास्थल का डंप डाटा, जो कॉल कितनी आई कितनी गई उस पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर जगह की आईडी पर, इसके रिकॉर्ड इकट्ठा किए। इसके साथ साथ इसके घर की आईडी और गौरव तेवतिया के घर की आईडी, ये सारे डंप डाटा इकट्ठा करके उनको एनालाइज करना शुरू किया गया। घटना वाले दिन की एक भी लोकेशन इन लोगों की किसी जगह की नहीं मिली, पर हाँ, घटना से 3 दिन पहले की तमाम लोकेशन उन्हीं जगहों की मिली जहां पर या तो ये अपना दूध का व्यवसाय करने के सिलसिले में जहां गया था, या जहां उसकी हत्या हुई, या घर पर। इतना साक्ष्य पर्याप्त था विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए। पत्नी की फिर पुरानी कॉल डिटेल उसकी मोबाइल की भी निकाली गई। गौरव तेवतिया से बहुत बार बात हुई थी, बल्कि 5 और नंबर ऐसे मिले जिनसे उसकी पत्नी की बातचीत हुआ करती थी। गौरव तेवतिया
को थाने पर लाया गया। गौरव तेवतिया ने बताया कि मैं पहले इसी के मकान में किराएदार था और किराएदार था, इसलिए घर में आने जाने पर पूरी छूट थी, कोई बंदिश नहीं थी, किसी को कोई शक शुबहा नहीं था। इसी बीच में मृतक की पत्नी से उसके संबंध हो गए। थोड़ा बहुत शक मृतक को इस बात का हो गया कि प्रदीप को यह शक हो गया कि शायद गौरव की कुछ हमारी पत्नी के साथ बातचीत हो रही है। एक दिन गौरव ने अपनी पत्नी से कहा, एक दिन मृतक प्रदीप ने अपनी पत्नी से कहा कि अब गौरव से कह दीजिए वो मकान खाली कर दें, हमें इसमें रिपेयरिंग करानी है और ऊपर एक कमरा और बनवाना है। बिना कोई बात और बताए हुए कि उसे किसी तरह की शंका है, एक बहाने से उसने गौरव तेवतिया को, हालांकि इसका विरोध किया मृतक की पत्नी ने कि उसके रहने से और मकान बनवाने से क्या फर्क पड़ेगा, सामान एक तरफ कर दीजिए, आप कमरा बनवा लीजिए, पुताई करा लीजिए, कहाँ जाएगा। बहरहाल बार बार जिद करने पर पत्नी को भी लगा कि ज़्यादा पैरवी करने पर हो सकता है इन्हें कोई शक हो जाए, लिहाजा गौरव से कहा गया, उसने मकान खाली कर दिया। लेकिन उसका आना जाना उस घर में कभी बंद नहीं हुआ। ऐसा करते करते लगभग 8 साल हो गए। इस बीच में प्रदीप के 3 बच्चे हुए, बड़े भी हो गए। बड़ा वाला बच्चा 12-13 साल का था। प्रदीप माँ बाप का इकलौता लड़का था। डेयरी का धंधा बहुत अच्छा चलता था, बड़ा नाम था उस इलाके में उस डेयरी का। प्रदीप मेहनती आदमी था। सुबह 4 बजे से ही उठकर अपने पूरे व्यवसाय को देखकर 10-11 बजे फिर वो घर आता था, अपना नहाता धोता था और फिर शाम का अपना काम शुरू करता था। पुलिस ने गौरव तेवतिया को थाने पर लाकर तमाम जो फैक्ट्स पुलिस को मिले थे उसके बारे में उससे कंट्राडिक्ट कराना शुरू किया। मैं बार बार कहता हूँ, श्रीमान जी कह के मुलजिम कभी सही बात नहीं बताता। तो जिस तरह से मुलजिम बोलता है पुलिस ने वही किया। हर श्रेणी की श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई। बात होते होते और पूरी बात सामने आ गई, खुल गई, खुलासा हो गया। रोहिणी जिले के एडिशनल डीसीपी बिस्मा काजी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारीख थी 23 फरवरी, यानी घटना के करीब 60 घंटे 65 घंटे बाद। और उन्होंने बताया कि इसमें कुल 7 लोग, जिसमें मृतक की पत्नी भी शामिल है, इनको इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम थे रिंकू पवार, सौरभ चौधरी, प्रशांत, गौरव तेवतिया, परमिंदर उर्फ पम्मी, बिशन उर्फ बिश। इनके कब्जे से 2 बाइक, 3 पिस्टल, 10 कारतूस और आधा दर्जन मोबाइल फोन बरामद हुए। किस्सा कुछ यूं हुआ कि पहले तो गौरव तेवतिया से मकान खाली कराया गया, तब इसको शंका हुई कि हो सकता है हम शक के दायरे में हैं। उसके बाद फिर जब कभी भी वो आता था, बच्चे या तो खुद बता दिया करते थे या प्रदीप बच्चों से पूछता था कि अंकल आज आए थे कि नहीं आए थे। इस बात को लेकर वो पत्नी से उसके संबंध खराब होते जा रहे थे। वो पत्नी से बार बार कहता था कि ये गौरव तेवतिया क्यों आता है। पत्नी से बार बार कहता रहा कि तुम मना कर दो कि वो घर पर ना आए, वरना मैं कोई कड़ा कदम उठा लूंगा।
जब 2-3 बार उसने ये कहा कि मैं कोई कड़ा कदम उठा लूंगा, ये बात पत्नी ने गौरव को बता दी कि अब यहां आना बंद करो, प्रदीप को शक हो गया है, ऐसा न हो प्रदीप तुम्हारा नुकसान कर दे। गौरव तेवतिया ने उसकी पत्नी से, प्रदीप की पत्नी से कहा कि अब तुम यहां रहना तुम्हारा ठीक नहीं है, हम दोनों भाग चलते हैं। प्रदीप की पत्नी ने कहा कि नहीं, अभी समय नहीं आया है, और भागें क्यों और किसके डर से भागें, तुम कुछ ऐसा इंतजाम करो कि हम दोनों इसी घर में एक साथ रहें, कोई बोलने वाला न रहे। गौरव तेवतिया ये बात समझ गया। धीरे धीरे इन लोगों के बीच इस बात की समझ बढ़ने लगी कि प्रदीप को रास्ते से हटाना है। गौरव कुछ काम धंधा करता नहीं था, वो केवल प्रदीप की पत्नी को अलग अलग बातें बहाने बताकर उनसे पैसे वसूलता था, उस पर ऐश करता था। उसने कहा कि इस काम के लिए मुझे शूटर्स बाहर से बुलाने पड़ेंगे, इसके लिए पैसा लगेगा। प्रदीप की पत्नी ने कहा कि हम हर आदमी को 4 लाख रुपए देंगे अगर तुम शूटर्स बाहर से बुला लेते हो और शूटर्स अपना काम कर लेते हैं। गौरव की एकदम पौ 12 हो गई। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। वो पम्मी को, बिश को, प्रशांत को, रिंकू को, इन सब लोगों को ले आया, एक एक करके उनसे बात की कि बहुत छोटा सा काम है, अकेले चलता है, कोई असलहा नहीं है, हम 2 मोटरसाइकिलों से चलते हैं, सुबह का वक्त रहेगा, कोई आने जाने वाला नहीं है, कि किसी तरह के रिस्क का काम नहीं है और पैसा इफरात है, हम 4-4 लाख रुपए तुम्हें देंगे। सभी तैयार हो गए और इसीलिए 2 मोटरसाइकिलों पर बैठ के ये 5-6 लोग कई दिन से उसकी राह देख रहे थे। कभी कोई मोटरसाइकिल वाला और आ जा रहा था, कभी किसी 4 पहिया वाहन की लाइट पड़ जा रही थी। इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। घटना वाले दिन बिल्कुल अकेला पाकर फौरन उन लोगों ने सिर पर 3-4 गोलियां मार दी और वहां से चले गए। पड़ोसियों को, गांव वालों को, सबको ये पता लगा कि बाप रे, इसकी पत्नी ने मरवा दिया, इतने इतने लोगों को बुला के मरवा दिया। सब उसी बात को याद कर रहे थे कि कैसा बिलख बिलख कर रो रही थी, कैसा सीना छाती पीट पीट कर रो रही थी, कैसे प्रदीप के शव को लिपट लिपट जा रही थी, जबकि मरवाया इसी ने था, जान से मरवाया था। पुलिस को जब इतने सबूत मिल गए, गौरव ने लोगों को बता दिया, सारे मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल ली गई, सबकी लोकेशन दाएं बाएं से, घटना के समय तो बंद कर रखा था, लेकिन जब वो वहां से निकले थे तो सबके मोबाइल ऑन हो गए थे। बहरहाल पुलिस ने इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कड़ी से कड़ी जोड़कर और फिर इन्हें जब पकड़ने का काम शुरू किया तो देवली खानपुर, सुल्तानपुरी, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के अलग अलग स्थानों में इनकी लोकेशन मिलने लगी। 5-6 टीमें बनाकर सबको 48 घंटे के भीतर उठा लिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद घटना के बारे में पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दी गई पब्लिक को। लेकिन इस बात ने एक बार फिर ये साबित किया कि अवैध संबंधों के चलते न सिर्फ एक परिवार उजड़ गया, बल्कि 3 बच्चों के सिर से बाप का साया भी हट गया। आज की घटना।
अच्छा, आज की घटना बताने से पहले मैं 15 अगस्त वाले एपिसोड यानी स्वतंत्रता दिवस वाले एपिसोड 522 की कुछ टिप्पणियों का जिक्र करना चाहता हूँ। आप भी इन टिप्पणियों को देखें। पहले मैंने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि इन टिप्पणियों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। बार बार एक ही बात इतने दिनों से मैं कहता आ रहा हूँ, फिर भी लोग टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। मुझे लगा कि सब किस्सा कोई परिवार के लोग ही हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने ये तक टिप्पणी में कहा कि अपनी पेंशन की लालच में किसी का इतना गुणगान नहीं करना चाहिए। आप समझ गए होंगे उनका इशारा किस तरफ था। इस तरह की तमाम बातें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कही गई, मेरे लिए भी कही गई। मैंने बताया, मैंने पहले सोचा था मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। होता रहता है, लोगों का मन है, सब एक ही विचारधारा के नहीं होते, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये फैक्ट है। और 15 अगस्त हमको आज़ाद हम हुए थे, ये भी एक फैक्ट है। अगर इन दो चीज़ों के बारे में कोई बात कही गई तो इसमें बुरा लगने वाली कतई कोई बात नहीं थी। लेकिन इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल ही मुझे यूएसए से हमारे एक बहुत किस्सा गोई परिवार के बहुत सुधी सदस्य, बहुत सिंसियर सदस्य जो यूएस में ही रहते हैं, उन्होंने यूएस के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में भारतीयों ने जो 15 अगस्त का त्यौहार मनाया था उसकी एक वीडियो भेजी, कुछ फोटोग्राफ भी भेजे और ये लिखा कि हमारे यहाँ भी हर भारतीय, अब घर में तो वो तिरंगा नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने घर से छोटे मोटे जो तिरंगे बच्चे बना सकते हैं या खुद के बनाए हुए तिरंगे ले गए थे। और वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को के मेयर कार्ला ने झंडारोहण किया, भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बच्चों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये भी कहा कि सैन फ्रांसिस्को में इस पार्क में, बे एरिया के इलाके में ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ था। अब जो लोग टिप्पणी कर रहे थे उनको मैं क्या कहूँ, वहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं हैं, वहाँ अलग अलग विचारधारा के अलग अलग देशों के बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के मेयर ने झंडारोहण किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर शिरकत की, बधाई दी। ये भारतीयों का जज्बा था। तो 15 अगस्त को सिर्फ एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए, भारतीयता, राष्ट्रवाद और आन बान और शान के चश्मे से ही देखिए। दूसरा चश्मा लगाने से बहुत ठीक है, आपके मन को हो सकता है शांति मिलती हो ऐसा लिखने या कहने से, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। मैं अपने उस मित्र का 1000 बार शुक्रिया करता हूँ, किस्सा कोई परिवार के ही हैं। उन्होंने अनुरोध किया था कि मेरा नाम न लिया जाए, नहीं हमारे विरुद्ध भी तमाम टिप्पणियाँ कमेंट्स में लोग करने लगेंगे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो फोटोग्राफ, जो वीडियोग्राफ भेजी है वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। अब आज की घटना, एक शादी, एक लड़के लड़की की शादी, और शादी के 8 साल गुजर गए हों। 8 साल की शादीशुदा जिंदगी हो, 3 बच्चे भी हों, अच्छी चलने वाली डेयरी हो, मुनाफे का व्यवसाय हो, कपड़े लत्ते और गहने की कोई कमी नहीं उस महिला को, फिर भी किसी दूसरे के लिए पागल इस महिला की बुद्धि पर शायद पर्दा पड़ गया था। उससे शादी करके
प्रेमी से, जानने वाले से, आने जाने वाले से, किसी एक व्यक्ति से शादी करके साथ रहने की पागलपन भरी सनक ने उसके पति की जान ले ली। अब सोचिए कि उसकी पति के पैसे से 4 लाख हर आदमी को देने का वादा, जो उसको मारने में सहयोग करेगा, क्योंकि महिला तो कोई काम धंधा करती नहीं थी, पैसा सब उसके पति का कमाया हुआ और उसी के मारने पर वो पैसा खर्च करना। कितनी विडंबना है ये, कैसी सनक है, कैसा प्यार है ये। इन लोगों ने सोचा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया। प्रेमी के साथ जेल में समय बीत रहा होगा, साथ तो नहीं होंगे, साथ दोनों मिल भी नहीं सकते। अगर इस तरह की बात जेल अधिकारियों को कम्युनिकेट होती है तो किसी भी कीमत पर दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। पति के घर का एक पैसा अब उनको नहीं मिल सकता। महिला को वकील को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और सबूत इतने पर्याप्त हैं कि सजा होनी ही होनी है। जीवन नरक हो गया होगा इन दोनों लोगों का। प्रेमी तो अपनी जुगत में होगा कि कैसे जमानत हो, कैसे यहां से बाहर निकले। अगर महिला को ये लग रहा हो कि शायद वो उसकी फिक्र कर रहा होगा, कतई वो उसकी फिक्र न कर रहा होगा, न करेगा। 4 लाख रुपए जो उसे मिले होंगे उसे पुलिस, जेल के अधिकारी और वकील मिलकर 6 महीने में ही खा गए होंगे। पर यक्ष प्रश्न ये है, क्यों करते हैं ऐसा? लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं ऐसा करने से पहले? शकील बदायूनी साहब का एक शेर बरबस याद आता है। इस घटना पर बिल्कुल सटीक बैठता है, हालांकि वो प्यार मोहब्बत के दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। वाकई ये सही है। कैसी मोहब्बत, कहाँ की मोहब्बत? बर्बाद हो गए। बच्चों का क्या होगा? बाप के उस व्यापार का क्या होगा? बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? और जिन्होंने अपने लिए ये किया उनका क्या होगा? आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।